हम लोग उस वक्त डी कंपनी की कुछ गुर्गों के ऊपर नजर रखे हुए थे और हमें इंफॉर्मेशन आ गई थी कि ये लोग किसी बड़ी हस्ती को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कौन बड़ी हस्ती इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम्स हम लोग रखे थे, मारिया साहब सुपरवाइज खुद कर रहे थे। तो बाद में कुछ दिनों के बाद एक जगह पे ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया कि एक जो शूटर था, ये जो एक्यूज था सो कॉल्ड, जिसने अटैक करने का कोशिश कर रहा था, उसने किसी बंदे को बोलते हुए सुना कि अभी वो फिल्मालय स्टूडियो से निकल गया। अनीस इब्राहिम जो है दाऊद का भाई, वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी दिलचस्पी रखता था, खास करके हीरोइंस में, और उनको दुबई में बुलाना, उनके साथ पहचान करना, जान पहचान करना, उनको गिफ्ट देना, ये सब उसके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित की। दोस्तों, एक वक्त था जब फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थीं। दाऊद इब्राहिम का गिरोह उन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन मुंबई पुलिस ने वक्त रहते माधुरी दीक्षित की जान बचा ली। और मुंबई पुलिस की उस टीम में जिसने माधुरी की जान बचाई, उसमें एक ऐसा अधिकारी शामिल था जो कि किसी वक्त में कॉलेज के वक्त माधुरी दीक्षित का क्लासमेट हुआ करता था। तो उस क्लासमेट ने कैसे जान बचाई माधुरी दीक्षित की, आइए वो किस्सा हम सुनते हैं। और वही क्लासमेट, मुंबई पुलिस के वही अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है अविनाश धर्माधिकारी। अविनाश जी, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। अविनाश धर्माधिकारी जी बतौर एसीपी रिटायर हुए हैं मुंबई पुलिस से, और इसके अलावा चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टर था तो हमारी जान पहचान थी ही, हमारा मिलना जुलना होता ही था, बट निजी तौर पर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद भी हमारी बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। तो अक्सर वो अपने पुलिस के दिनों के किस्से सुनाते हैं, तो ये किस्सा भी उन्होंने मुझे सुनाया था और मुझे लगता है कि अपने दर्शकों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो अविनाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके कॉलेज के दिनों में ले जाना चाहता हूं, जब माधुरी दीक्षित के साथ आप क्लास में बैठा करते थे, आप लोग एक ही क्लास अटेंड करते थे, वो दौर क्या था? और माधुरी दीक्षित के कॉलेज के दिनों के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि आप और माधुरी दीक्षित एक ही बस में भी आया जाया करते थे, कौन सा कॉलेज था वो और तब आप लोग कहाँ रहा करते थे? मैं 1987 में पार्ला कॉलेज, जो अभी साठे कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसमें से ग्रेजुएट होके पास आउट होके बाहर आया। उससे पहला माधुरी दीक्षित के साथ में 12th स्टैंडर्ड में हम इकट्ठा पढ़ते थे। माधुरी दीक्षित रहने को जेबी नगर में थी और मैं भी जेबी नगर में रहता था। तो जेबी नगर से पार्ला कॉलेज आने के लिए 312 नंबर की जो बस आती थी, वो बस से हमारा ट्रैवलिंग होता था। हालांकि हम लोग क्लासमेट थे, बस में भी ट्रैवल एक साथ करते थे, एक एरिया में रहते थे, लेकिन हमारी कभी बातचीत नहीं हुई। इसका एक रीजन है कि मेरे ख्याल से वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी और ज्यादातर वो इंग्लिश में बात करती थी और अपना एज यूजुअल थोड़ा सा इंग्लिश कम था उस टाइम, तो इससे ज्यादा बात तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। और सेकंड थिंग, उस वक्त का जो माहौल ऐसा था कि लड़कियों के साथ इतना मिलजुल बोलना, बात करना इजी नहीं जमता था। और ये माधुरी जी ऐसी थी कि उनको उनका एक खास लोगों के साथ ही उनका मिलना जुलना, उठना बैठना था, लेकिन वो रेगुलर हम लोग साथ में ट्रैवलिंग करते थे और वो 12th में हम लोग साथ में थे। देन मेरे ख्याल से FY में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लिया और मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया, तो सेपरेट हो गए। एंड आई थिंक आफ्टर आधा 6 महीने के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उनके पिक्चर चालू हो गए, फिर रिलीज होना चालू हो गए। तो वो उस वक्त उनकी, जब एक्चुअली वो कॉलेज में, तभी उनके मेरे ख्याल से आबोध करके एक फिल्म आई थी, लेकिन ज्यादा वो चली नहीं थी। और एक मेरे ख्याल से दक्षिण उत्तर करके अनिल कपूर जी के साथ में उत्तर दक्षिण करके, तो उनका 2-3 फिल्म रिलीज हो गए थे उस वक्त, लेकिन इतना नाम नहीं हो गया था। उनका असली नाम हो गया तेजाब की वजह से। और उस वक्त मैं तेजाब जब रिलीज हो गया तब मैं पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी नासिक में था। तो ये बताइए, फिर आप उस वक्त पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे थे और फिर बाद में आपका मुंबई में डिप्लॉयमेंट हुआ, तो जो माधुरी दीक्षित की जान को जो खतरे की बात है, क्योंकि उस वक्त 90 का दौर था जब हमने देखा कि कई सारे फिल्म स्टार जो है वो दुबई जाया करते थे। कोई डर के मारे जाता था दाऊद के, कोई लालच के मारे जाता था, क्योंकि दाऊद, मैंने सुना है कि बड़े पैमाने पर उनको गिफ्ट भी देता था, पैसे भी देता था। कई लोगों को जो है अपना लगता था कि दाऊद के साथ उठना बैठना जो है उनके रुतबे में इजाफा करेगा। तो कई लोगों के लिए एक तरह से स्टेटस सिंबल भी था उस दौरान की वो दाऊद इब्राहिम के साथ उठ बैठ रहे हैं। और तभी दाऊद
एक डॉन माना जाता था, अपराधी माना जाता था, लेकिन उसकी छवि जो है वो नहीं हुई थी, एक आतंकी की नहीं हुई थी, वो 93 के बाद में हुई थी, जब बम धमाकों के बाद। तो अक्सर मुंबई की फिल्मी हस्तियों का वहां पर जाना आना लगे रहता था, कुछ लोग डर के मारे में भी जाते थे वहां पर। फिर दाऊद का फिल्म इंडस्ट्री से एक और भी रिश्ता था कि वो फिल्म वालों से वसूली भी करता था और कई बार अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फिल्मों में पैसे भी लगाता था। तो उस पूरे उसमें कई फिल्मी हस्तियों को टारगेट भी किया गया। डी कंपनी ने भी कई फिल्मकारों को मारा, फिल्मों से जुड़ी हुई हस्तियों को खत्म किया। लेकिन ऐसी वो कौन सी कहानी थी जिसमें कि डी कंपनी माधुरी दीक्षित पर भड़क गई थी और माधुरी दीक्षित को टारगेट करने वाली थी? 1993 से पहला दाऊद के साथ फिल्म इंडस्ट्री का काफी अच्छा रिलेशन था। और मुझे याद है मैं 1992 में महमूद जो फिल्म एक्टर है, बड़े एक्टर, उनके घर पे गया था किसी काम से। तो उनके घर पे उस वक्त एक बड़ा टीवी लगा था। उस टाइम में इतना बड़ा टीवी और फ्लैट टीवी था। उस टाइम का जमाना था कि बड़े थिक टीवी रहते थे। तो फ्लैट टीवी था, तो बातों बातों में उन्होंने बोला कि ये टीवी मालूम है आपको किसने दिया? मतलब किसने दिया? तो बोला मुझे भाई ने दिया। बोला कौन भाई? तो बोला दाऊद भाई ने दिया। तो उस वक्त 93 से पहला दाऊद के साथ रिश्ता होना या पहचान होना एक फक्र की बात महसूस करते थे फिल्म इंडस्ट्री वाले। लेकिन 1993 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, राइट्स हो गया, तब उसका असली स्वरूप सबके सामने आया और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आस्ते आस्ते उससे पल्ला झाड़ना शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअली फर्क उस केस से पड़ा जब गुलशन कुमार का मर्डर हो गया था। गुलशन कुमार के मर्डर के बाद दाऊद इब्राहिम के बारे में और उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई ज्यादा सख्त हो गई। खास करके फिल्म इंडस्ट्री की जो लोग उनके पार्टियों में जाते थे उनकी इंक्वायरी किया क्राइम ब्रांच ने किया। उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस चालू हो गया था। जहां तक माधुरी दीक्षित का सवाल है, वो थोड़ा सा अलग ही स्टोरी है। मुझे याद है 95-96 की बात रहेगी या 94 की बात रहेगी। हम लोग उस वक्त डी कंपनी के कुछ गुर्गों के ऊपर नजर रखे हुए थे और हमें इंफॉर्मेशन आ गई थी कि ये लोग किसी बड़ी हस्ती को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कौन बड़ी हस्ती, इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते गए, इंक्वायरी करते गए, और ये पूरा ऑपरेशन हमारे उस वक्त के क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश मारिया साहब सुपरवाइज कर रहे थे। तो एक थोड़े दिन के बाद एक टेक्निकल सर्विस जो हमारा रहता है, वो टेक्निकल सर्विस के माध्यम से और हमारी इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड लेवल के इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमें पता चला कि ये किसी एमडी नाम के शख्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हमने एमडी नाम का जो शख्स रहेगा, ऐसे सब शख्स के बारे में जिनको दाऊद गैंग का थ्रेट्स है या फिर उनके थ्रेट्स हो सकते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई। उसमें मुझे याद है हमारी टीम को एक बार मुरली देवरा जी के घर पे भी जाके फील्डिंग लगानी पड़ी थी। शायद ये तो टारगेट नहीं है, लेकिन यानी कि एमडी नाम से जितनी भी बड़ी हस्तियां थी आपने सबकी लिस्ट बनाई और सबके यहाँ पर सब पर निगरानी करनी कि कहीं ये एमडी का मतलब ये शख्स तो नहीं है, जैसे मुरली देवड़ा की आपने बात की, तो कहीं वो तो नहीं हुआ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम्स हम लोग रखे थे। मारिया साहब सुपरवाइज खुद कर रहे थे। तो बाद में कुछ दिनों के बाद एक जगह पे ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया कि एक जो शूटर था, ये जो एक्यूज था सो कॉल्ड, जिसने अटैक करने का कोशिश कर रहा था, उसने किसी बंदे को बोलते हुए सुना कि अभी वो फिल्मालय स्टूडियो से निकल गया, एमडी अभी निकला फिल्मालय स्टूडियो से। तो हम लोग उस वक्त फिल्मालय स्टूडियो से गए थे। फिल्मालय स्टूडियो में उस वक्त जितने शूटिंग हो गए उसके बारे में जानकारी ली गई। तो उस वक्त माधुरी दीक्षित का नाम सामने आया कि माधुरी दीक्षित का शूटिंग उस दिन हो गया था करके। फिर माधुरी दीक्षित को इससे प्रोटेक्ट करने के हिसाब से हमारे जो डीसीपी मारिया साहब ने उस वक्त एक दो पुलिस ऑफिसर उनको प्रोटेक्शन के लिए दिए थे। कुछ दिनों तक ये प्रोटेक्शन चला रहा, लेकिन इमीडिएटली उसने समझ लिया कि थ्रेट्स का परसेप्शन ध्यान में रखते हुए वो उसके अमेरिका में मेरे ख्याल से रिश्तेदार रहते, तो कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली गई और फिर बाद में थ्रेट्स ज्यादा मटेरियलाइज नहीं हो सका और मेरे ख्याल से वो जो सो कॉल्ड शूटर थे वो किसी और केस में भी पकड़े गए। लेकिन मुझे अविनाश जी ये बताइए कि आखिर माधुरी दीक्षित उसकी स्टोरी क्या निकल कर आई कि माधुरी दीक्षित को क्यों डी कंपनी टारगेट करने वाली थी और डी कंपनी का कौन सा शख्स था जो कि माधुरी को मारना चाहता था? अनीस इब्राहिम जो है दाऊद का भाई, वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी दिलचस्पी रखता था, खास करके हीरोइंस में, और उनको दुबई में बुलाना, उनके साथ पहचान करना, जान पहचान करना, उनको गिफ्ट देना, ये सब उसकी चलती थी। और हमने उस वक्त काफी इसमें रिसर्च किया था। तो एक दो हीरोइंस थी जिनको उसने बुलाया था और वो उनकी मर्जी से उस वक्त गई थी और वहां पे
उसका उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाने का उसका इंटेंशन था। तो उसी सिलसिले में शायद उसने इनको बुलाया होगा, ऐसा हमारा अंदाज है, क्योंकि बाकी उसका वैसा माधुरी दीक्षित जी का ऐसा कुछ नहीं कि जिसके लिए दाऊद इब्राहिम जैसा गैंग उनको टारगेट करे करके। तो वो एक रीजन हो सकता है, ऐसा हमारा स्पेकुलेशन है। उस दौरान तो ये होता था कि शोज के लिए भी बहुत सारे फिल्म स्टार्स को, हीरो हीरोइंस को बुलाया जाता था, और वहां पर जाके हमने देखा कि कई सारे फिल्मी हस्तियां जो है, कई सारे प्लेबैक सिंगर्स जाके दाऊद की शान में कसीदे भी पढ़ते थे। जैसे एक वो गाने की लाइन मुझे याद है कि किसी ने दाऊद के सामने गाया था किसी फंक्शन में कि अमीरों को जिसने अमीरी दिखाई, गरीबों की जिसने कुटिया सजाई, वही है सबका भाई दाऊद भाई, दाऊद भाई। तो इस तरह से भी वहां पर बुलाकर लोग जो है वहां पर, क्योंकि दाऊद के बारे में कहा जाता है कि उसने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ दोस्ती कर ली थी, वहां के जो शेख लोग थे उनको भी एंटरटेन करता था, और इसके लिए भी यहाँ से हीरो हीरोइन को बुलाया जाता था। बेसिकली इनको क्या है ना, अच्छे पैसे मिलते थे। अगर इंडिया में हम लोग ये प्रोग्राम करते, कोई भी चाहे कोई ऑर्केस्ट्रा हो, कोई डांसर हो, इंडिया में इनको जितना पैसा मिलता है उससे दुगना तिगना पैसा उनको दुबई में परफॉर्म करने का मिलता था। वो एक लालच होता था। और जैसा मैंने बोला कि उस टाइम ऐसा था कि दाऊद के साथ ताल्लुकात रखना एक थोड़ा सा प्रेस्टीज का इशू उस वक्त चलता था कि अपनी पहचान दाऊद के साथ है करके, ये एक भी रीजन था। लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ा सा कम हो गया जैसे जैसे दाऊद की ओर पुलिस का शिकंजा कसते गया, और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी पुलिस ने कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर दिया, खास करके बॉलीवुड के ऊपर। तो उनके काफी रिश्ते में दरार आ गई, फिर कुछ लोगों ने कट कर दिया, उनके साथ रिलेशन रखना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, उससे पहला था फिल्म इंडस्ट्री का काफी इंटरेस्ट था, दाऊद का भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था, और उसके लिए वो उनके प्रोग्राम में जाते थे, उसकी तारीफ करना, ये सब कुछ करते थे। लेकिन जस्ट इट वॉज ए प्रोफेशनल और पैसे कमाने का एक जरिया था वो, और दाऊद के पास उस वक्त पैसे की कुछ कमी नहीं थी, ऐसा सिचुएशन था वो। अच्छा, घूमकर माधुरी दीक्षित पर आते हैं, तो ये बताइए कि माधुरी की जान तो फिर बच गई, आपने समय रहते माधुरी दीक्षित को अलर्ट कर दिया, उनको सिक्योरिटी दे दी गई, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही कुछ वक्त के लिए भारत से बाहर जाना ठीक समझा। तो क्या माधुरी दीक्षित को ये बात पता है कि जिस टीम ने उनकी हिफाजत की, जान बचाई, उसमें खुद उनका अपना क्लासमेट भी था, आप भी उसमें थे, कभी आपकी बात हुई या इस तरह से? नहीं, माधुरी दीक्षित से कभी बात नहीं। माधुरी दीक्षित के साथ काफी मेमोरीज है। हम लोग कॉलेज में पढ़ाए, मेरा नाम धर्माधिकारी और उसका नाम दीक्षित, डी से स्टार्ट होने की वजह से एग्जाम में भी हम दोनों का नंबर आगे पीछे आता था। और उस वक्त लेकिन कभी पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन नहीं है। मुझे याद आया 12th में हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम था बायोलॉजी का, तो उसमें डिसेक्शन के लिए मुझे कॉकरोच आ गया था, और डिसेक्शन के लिए उसको फ्रॉग आया था। फ्रॉग काफी बड़ा था साइज में, तो उसको कट करने में तकलीफ हो रहा था। तो काफी लोग, बाकी लोगों ने, सुपरवाइजर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको मदद किया था, क्योंकि इट वॉज रियली डिफिकल्ट था। साथ ही साथ माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन, मेरे ख्याल से उनका भारती नाम था, वो हमारी टीचर थी वही कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे उसी कॉलेज में उनकी बड़ी बहन टीचर थी, और वो हमको फिजिक्स पढ़ाती थी। तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी मेमोरी में ज्यादा हो गया। हमारा जो एनुअल फंक्शन होता था उसमें माधुरी परफॉर्म करती थी, वो ऑलरेडी कथक डांस में माहिर थी, उसकी वजह से उनका एक दो परफॉर्मेंस तो हर वक्त रहता था, तो उसकी वजह से। लेकिन हाँ, कभी उनसे रूबरू मुलाकात कभी नहीं हुई, वो कॉलेज खत्म होने के बाद, जब से उसने कॉलेज छोड़ा उसके बाद कभी नहीं। एक बार एक अंधेरी वेस्ट में एक शूटिंग उनकी चल रही थी, तो मैं पेट्रोलिंग करते जा रहा था, तो किसी ने बोला माधुरी दीक्षित का शूटिंग अंदर चल रहा है, लेकिन मैंने जाना ठीक नहीं समझा। तो अभी तक तो कभी बात नहीं। हो सकता है कि इस बहाने शायद उस तक ये मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल माधुरी दीक्षित जी, तो अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो इन शख्स को भी देख लीजिए। ये वही शख्स हैं, आपके कॉलेज के वक्त में, ये आपके क्लास में हुआ करते थे जब आप 12th स्टैंडर्ड में थी, और एग्जाम में भी जैसा इन्होंने बताया कि आगे पीछे ही रोल नंबर था, क्योंकि दोनों का ही सरनेम डी से शुरू होता है। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने कि आपकी जान बचाने में भी भूमिका निभाई थी। तो अगर कभी समय हो तो मुलाकात कर लीजिए या फिर फोन पर ही बात कर लीजिए, जैसा भी है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं दो पुराने क्लासमेट्स को एक बार अपने इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट करा पाऊंगा। तो अविनाश जी, इस कहानी को हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस जैसे अपराध जगत से जुड़ी तमाम कहानियों के लिए, किस्सों के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। और ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू।